एक ऐसा इंसान जो दौलतमंद घराने में पैदा हुआ, ऐशो आराम और रंगीली जिंदगी गुजारकर देश को किंगफिशर जैसा विश्व स्तरीय ब्रांड दिया। अपने को दिवालिया होते देख बैंकों के साथ फ्रॉड कर गरीब जनता का 9,000 करोड़ रुपया लेकर अमेरिका भाग गया। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि वो आज भी भारत से भागकर अमेरिका में ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है और कोई भी सरकार उसको भारत लेकर नहीं आ सकी। किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था। अपने वक्त में वो महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था। एक ही रात में करोड़ों रुपए की पार्टी करता और जहां दुनिया भर के बिलियनर्स प्राइवेट जेट रखते हैं, वहीं इसके पास अपना प्राइवेट बोइंग 727 था। लेकिन आज उसका नाम इंडियन हिस्ट्री में किए जाने वाले सबसे बड़े फ्रॉड केस से जोड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या की। किंगफिशर वो नाम था जिसने उसे हर उस चीज का मालिक बनाया जिसे एक आम आदमी सपने में देखता है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ जो यही नाम इसे पूरी 1955 में विजय माल्या का जन्म एक रईस घराने में हुआ और बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा ही पैसा देखा। फादर विट्ठल माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी क्योंकि इंडिया की ज्यादातर लिकर इंडस्ट्री पर उनका कंट्रोल था। वो यूनाइटेड ब्रूरी के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अपने बिजनेस नेचर की वजह से मुल्क भर में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। वो मीडिया से दूर रहते थे और कहा जाता है कि अक्सर अपने खिलाफ न्यूज चलने से पहले ही पैसे देकर उसे रुकवा देते थे। विजय माल्या उनका इकलौता बेटा था। वो बचपन से ही महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था, पर उसके शौक कुछ अलग ही थे। वो बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौकीन था और जिस वक्त इंडिया में बच्चे लट्टू और कंचे खेलते थे, विजय माल्या रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ियों से खेलता था। विट्ठल माल्या ने उसके मुंह से कभी चांदी का चम्मच निकालने की कोशिश ही नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि विजय जब बड़ा हुआ तो उसके शौक भी वैसे ही थे। वो अब खिलौनों वाली नहीं बल्कि असली गाड़ियों का शौकीन हो गया। 250 के करीब विंटेज कार्स की कलेक्शन और 200 से ज्यादा घोड़े उसने सिर्फ शौक में पाले थे। उसका ये शौक विट्ठल माल्या को पसंद नहीं था क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे शौक पालने वाला इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। लेकिन महाराजा के शौक का कोई मोल नहीं था। विजय माल्या ने 1982 में इंडियन ग्रैंड प्री का अवार्ड जीता और ट्रॉफी अपने नाम करके नेशनल चैंपियन बन गया। वो अपने इस शौक को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिससे उसकी लाइफ का ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। विट्ठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। विजय उस वक्त 28 साल का था और इस सदमे ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिस उम्र में वो आजाद और लापरवाह रहना चाहता था, तब उसके कंधों पर बाप की बिजनेस एम्पायर संभालने की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त कई करीबी लोगों का मानना था कि विजय क्योंकि महाराजाओं वाली जिंदगी का आदी है, इसलिए वो इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर नहीं चला पाएगा। लेकिन जैसा सोचा गया, विजय ने बिल्कुल उसका उलट किया। यूनाइटेड ब्रूरी की तमाम प्रोडक्ट्स में से किंगफिशर ने विजय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया क्योंकि बाप के मरने से चंद साल पहले ही विजय ने खुद इसे लॉन्च किया था। क्योंकि विजय उस वक्त खुद भी यंगस्टर था, तभी उसको अच्छी तरह मालूम था कि अगर किंगफिशर को मार्केट में हिट करवाना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है और वो है यंगस्टर्स को टारगेट करना। बेंगलोर इंडिया का वो पहला शहर था जहां से पब्स का कल्चर स्टार्ट हुआ और यहीं छुपी थी किंगफिशर की कामयाबी। उसने मुख्तलिफ तरीकों से किंगफिशर को यंगस्टर्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाया, जहां पब्स में अच्छा माहौल दिया जाता, खास तौर पर लड़कियों के लिए। ये ट्रेंड काफी वायरल हो रहा था। यंगस्टर्स रात 4 बजे तक पब्स में ही बैठे रहते। बेंगलोर जहां पहले सिर्फ एक पब था, 5 सालों के बाद वहां 40 नए पब्स खुल गए और इसका डायरेक्ट फायदा किंगफिशर अपने नाम कर रहा था।
देखते ही देखते कुछ ही सालों में किंगफिशर ने ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग अब बियर नहीं बल्कि किंगफिशर का नाम लेकर ड्रिंक मांगने लगे। उस वक्त कई इंडियन पॉलिटिशियंस ने इस वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन विजय को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि उसने यूनाइटेड ब्रूअरी की सक्सेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और इसमें कोई शक भी नहीं था। यूबी इंडिया का सबसे बड़ा लिकर मैन्युफैक्चरर बन चुका था, यहाँ तक कि हर 2 में से 1 बॉटल किंगफिशर की सेल होने लगी। विजय माल्या उस वक्त बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रहा था। इंडिया में इसका नाम काफी इंस्पायरिंग था, क्योंकि जिस वक्त इंडिया में आम सी गाड़ी खरीदना भी लोगों का सपना था, उस वक्त माल्या BMW, मर्सिडीज और पोर्शे जैसी गाड़ियों में घूमता। लोग उसको प्रिंस ऑफ इंडिया, महाराजा और रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया जैसे नामों से जानते थे। विजय माल्या को लग रहा था कि आगे भी सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। इंडिया में शराब को अच्छा नहीं समझा जाता था, खास तौर पर पब जैसे वेस्टर्न कल्चर को, और इस सब को लेकर इंडियन सरकार के इरादे कुछ अलग थे। इन इरादों का प्रैक्टिकल विजय माल्या के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। इंडिया के काफी हिस्सों में शराब पर पाबंदी लगा दी गई। किंगफिशर की सेल्स तेजी से गिरने लगी और बैंड स्टेट्स में सरकार ने ढेर सारी बॉटल्स को पकड़कर उस पे रोड रोलर चलाना शुरू कर दिए। ये विजय माल्या का होने वाला डायरेक्ट लॉस था, पर यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद इंडियन सरकार ने विजय माल्या के खिलाफ घेरा मजीद तंग करते हुए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि जिन स्टेट्स में लिकर बेचने की परमिशन भी थी, वहां पर भी अब टीवी और न्यूज़पेपर्स में शराब की एडवर्टाइजमेंट्स पर बैन लगा दिया गया। ये फैसला ऐन उस वक्त किया गया जब माल्या अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस कर रहा था। इस मोड़ पर किंगफिशर की एडवर्टाइजिंग का ऐसा तरीका अपनाया गया जिसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये एडवर्टाइजिंग टेक्निक दुनिया भर में खास तौर पर उन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल होती है जिनकी एडवर्टाइजिंग पे बैन लगा हो। इसमें कोई भी ब्रांड अपनी प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट की आड़ में मार्केट करता है जिनकी सेल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब किंगफिशर इंडिया में जाना और सोडा वाटर लॉन्च किए और उनकी एडवर्टाइजिंग करने लगे। भले ही वो एड पानी का था, लेकिन सबको मालूम था कि ये किस चीज की मार्केटिंग है। 1996 में जब वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा था, तब भी किंगफिशर ने एक वायरल एडवर्टाइजिंग का सहारा लिया और अपनी टारगेट ऑडियंस तक आवाज पहुंचाई। वो किंगफिशर को एक नेशनल ब्रांड बनाने में कामयाब हो चुका था, एक ऐसा ब्रांड जिसका नाम हर दूसरा आदमी जानता था। विजय माल्या हर एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करने का हुनर सीख चुका था। उसने हर उस छोटे बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया जहां मीडिया की प्रेजेंस होती थी, और इस तरीके से ना चाहते हुए भी मीडिया पर किंगफिशर का नाम चल जाता। बाद में किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया गया जिसमें इंडियन मॉडल्स के फोटोशूट का कंपटीशन करवाया जाता। इस कैलेंडर के जरिए बॉलीवुड के कई बड़े नामों का जन्म हुआ, जिसमें दीपिका पादुकोण, जिन्होंने 2006 में कैलेंडर गर्ल का टाइटल जीता, और 2008 में उनकी पहली मूवी रिलीज हुई। इसी तरह कतरीना कैफ और नरगिस फखरी जैसे नाम भी इसी कैलेंडर की वजह से उठे। किंगफिशर कैलेंडर के लिए मॉडल्स विजय माल्या खुद ही चुनता था, और ये कैलेंडर 2003 से शुरू होकर अगले 19 सालों तक चलता रहा। माल्या ने इंडिया में पीने का कल्चर इस हद तक एडवर्टाइज किया जिसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसके पास ना हो, दौलत, शोहरत और सबसे बढ़कर एक ऐसा ब्रांड जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था। एक पावर की कमी थी, वो भी उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पूरी कर ली। उसको सिर्फ एक चीज बहुत खराब लगती थी, और वो था उसको दिया गया एक ऐसा नाम जो उसके प्रोफेशन से जुड़ा था। जी हाँ, शराब का बेताज बादशाह या फिर लिकर बैरन। अंदर ही अंदर माल्या को ये चीज खा रही थी कि इंडिया में उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। बेशक सब उसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन वो भी जानता था कि ये सब पैसे का कमाल है। विजय माल्या को एक ऐसा नाम कमाना था जो उसे समाज में इज्जत दे सके, इसीलिए उसके दिल में एक खतरनाक प्लान बन रहा था। एक ऐसा प्लान जो विजय माल्या का किंग ऑफ गुड टाइम्स का टाइटल छीनने वाला था। 2004 में विजय माल्या ने 12 एयरबस A320 खरीदे जिनकी वैल्यू $240 मिलियन थी, और किंगफिशर के नाम से ही एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर डाली।
वो आम आदमी का फ्लाइंग एक्सपीरियंस अपग्रेड करना चाहता था। एयरलाइन के कमर्शियल में बताया गया कि वो फ्लाइट अटेंडेंट्स नहीं बल्कि मॉडल्स हायर करते हैं। एयरलाइन की धमाकेदार लॉन्च के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया जिसमें मुल्क भर से हाई प्रोफाइल गेस्ट्स को बुलाया गया। अपने बेटे की 18th बर्थडे पर किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च किया गया। ये बिल्कुल अलग तरह की एयरलाइन थी। इस लॉन्च इवेंट की वजह से किंगफिशर का नाम दुनिया भर में छा गया और वो एक लाइफस्टाइल ब्रांड के तौर पे उभरने लगा। एयरलाइन की फ्लाइट अटेंडेंट से लेकर खाने का मेन्यू तक विजय माल्या खुद सेलेक्ट करता था और इन मॉडल्स का यूनिफॉर्म फेमस फैशन डिजाइनर मनु विराज खोसला से डिजाइन करवाया गया। इस एयरलाइन में ना ए क्लास थी ना इकोनॉमी क्लास, पर इसको लग्जरी एयरलाइन कहा जाता क्योंकि विजय का कहना था कि इसमें इनकी अपनी लग्जरी क्लास है, किंगफिशर क्लास, और इसमें कोई शक भी नहीं था। फ्लाइट में ऐसी लग्जरी सर्विसेज दी गई जो इस बजट की टिकट में दूसरी एयरलाइंस नहीं दे सकती थी। देखते ही देखते किंगफिशर ने भारत में एयरलाइन इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता विजय माल्या की वो लिकर बैरन वाली इमेज बदलने लगी क्योंकि उसके पास शराब बेचने के अलावा एक एयरलाइन भी थी। विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था। एक दिन एयरबस की फैक्ट्री टूर पे उसको सेल्स टीम ने घेर लिया और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि उसी दिन माल्या ने उनसे $1 अरब के नए जहाज खरीद लिए। मामला अब बजट एयरलाइन से हटकर प्रीमियम क्लास की तरफ जाने लगा, जो कि असल में मार्केट की डिमांड नहीं थी क्योंकि ज्यादातर ट्रैवलर्स कम बजट में ट्रैवल करना चाहते थे। पहले जहां कोई क्लास नहीं थी, अब ए क्लास लॉन्च की गई जिसमें बेस्ट चीजें सर्व होने लगी। लग्जरी सीटिंग, प्रीमियम सर्विस और खाना ऐसा जो शायद मेजॉरिटी इंडियंस ने पहले कभी नहीं खाया था, जैसा कि लॉबस्टर्स, जिनका नाम भी अक्सर पैसेंजर्स पहली बार सुन रहे थे। नई क्लासेस लॉन्च करने और एक्स्ट्रा एयर बस खरीदने की वजह से एयरलाइन की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी बढ़ गई। ज्यादा ग्राउंड स्टाफ और एक्स्ट्रा फ्लाइट अटेंडेंट्स हायर की गई, जबकि लग्जरी क्लास की डिमांड ना होने की वजह से सेल्स पर कोई खातिर खा फर्क ना पड़ा। इसकी वजह से पहले 18 महीनों में किंगफिशर एयरलाइन को 347 करोड़ का नुकसान हुआ। विजय के लिए ये मामूली रकम थी और इस कंडीशन में भी वो एयरलाइन पर मजीद पैसा लगाता गया। किंगफिशर एयरलाइन पहले सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स चलाती थी और विजय माल्या को इंटरनेशनल फ्लाइट्स लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। लेकिन मसला ये था कि कोई भी एयरलाइन इंटरनेशनल फ्लाइट्स तब तक लॉन्च नहीं कर सकती जब तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स में उसको 5 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। लिहाजा उसने जल्दी के चक्कर में एयर डेक्कन नाम की एक दूसरी एयरलाइन खरीद ली। एक तो ये सौदा मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा पैसों पर हुआ और ऊपर से ये लोन का पैसा था जो विजय माल्या ने इंडिया के बैंक से लिया था। उसका प्लान सिंपल था कि लोन का पैसा लो, एयरलाइन में लगाओ और रिटर्न पाने पर लोन चुका दो। कहने को तो बहुत सिंपल बात है, लेकिन असल में ये एक ऐसा जाल था जिसमें सबसे बड़ी कंडीशन रिटर्न मिलने की थी। बहरहाल किंगफिशर अब एक इंटरनेशनल एयरलाइन बन चुकी थी और पैसेंजर्स भी काफी खुश थे, लेकिन अंदर ही अंदर एयरलाइन कर्जों तले दबती चली गई। जिस वक्त ये सारे मामला चल रहे थे, उसी वक्त विजय माल्या फार्मूला 1 की टीम खरीद रहे थे। इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट की टीम्स खरीदी जो कि उनका अपना शौक था, ये जानते हुए भी कि उनकी एयरलाइन पर कर्जे का पैसा लगा हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एयरलाइंस मुश्किल में पड़ गईं। 2008 में अमेरिकन मार्केट में रिसेशन आ गया, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो गईं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गईं और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई। जब भी रिसेशन आता है तो लोग अपने खर्चों को लगाम लगा लेते हैं, जिसमें फालतू का ट्रैवल सबसे पहले मारा जाता है। अब क्योंकि यूएस डॉलर्स एक इंटरनेशनल करेंसी है, इसी वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। फ्यूल प्राइसेस में 3 गुना इजाफा हो गया। कंपनीज ने अपने ट्रिप्स कैंसिल किए जबकि टूरिस्ट ने कम। इस सिचुएशन में सिर्फ वही एयरलाइन सरवाइव कर सकती हैं जो ख्वामख्वाह के फजूल खर्चे नहीं करती। पर किंगफिशर एयरलाइन तो फेमस ही अपने एक्स्ट्रावेगेंट खर्चों की वजह से थी। उन्होंने रिसेशन में भी अपने खर्चे कम नहीं किए। उनके रेट्स दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले में कम थे और सर्विसेज बहुत आला। इस बात में कोई शक नहीं था कि किंगफिशर एयरलाइन बुरी तरह लॉस में चल रही है और इसका भांडा एक ना एक दिन फूटना ही था।
जब ये भांडा फूटा तो वो नए पोल भी खोल बैठा। 12 सितंबर 2011 को एक कैनेडियन रिसर्च फर्म की तरफ से रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका टाइटल था पाई इन द स्काई। इस रिपोर्ट में जो कुछ पब्लिश किया गया उसने किंगफिशर एयरलाइन के सारे कच्चे चट्टे खोल कर रख दिए। असल में एरिटास नामी इस रिसर्च फर्म ने देखा कि जिस वक्त दुनिया की तमाम एयरलाइंस घाटे में जा रही हैं, उसी वक्त किंगफिशर की फ्लाइट्स आधी खाली जाने के बावजूद भी लोगों को शानदार सर्विसेज दे रही हैं। जब उनको मामला गड़बड़ लगा तो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। मालूम पड़ा कि किंगफिशर एयरलाइन के खर्चे उनकी सेल्स से भी ज्यादा थे और ये रिपोर्ट तब मजीद इंटरेस्टिंग हो गई जब उसमें ये बताया गया कि ये सारे खर्चे असल में लोन के पैसे हैं जो है उन्होंने किंगफिशर को $200 मिलियन का लोन दिया। अब नॉर्मली जब भी कोई बैंक लोन देता है तो वो पहले तसल्ली करता है कि जिसको लोन दिया जा रहा है वो वाकई लोन चुका भी पाएगा या नहीं, जिसके लिए वो कोई श्योरिटी भी रखते हैं। लेकिन विजय माल्या ने बैंक को झूठे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बताया कि कैसे आने वाले वक्त में उनको इतना फायदा होगा और वो ये सारे पैसे वापस कर देंगे। अब क्योंकि उस वक्त किंगफिशर और विजय माल्या का बड़ा नाम था, इस वजह से बैंक ने सिर्फ नाम पर ही ये सारा लोन पास कर दिया, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। 2009 और 2010 में किंगफिशर एयरलाइन ने टोटल जितने भी खर्चे किए थे वो या तो लोन लेकर किए या फिर क्रेडिट पर सर्विस लेकर, जिसका फिगर $7 अरब तक रिकॉर्ड किया गया। वेरिटास की इस रिपोर्ट ने पूरे भारत में तहलका सा किंगफिशर दिवालिया होने के करीब है। इस रिपोर्ट के बाद किंगफिशर को क्रेडिट पे फ्यूल मिलना बंद हो गया और तो और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि केटरिंग सर्विस जो पैसेंजर्स के लिए बेहतरीन खाना प्रोवाइड करती थी उनको भी कई महीनों से पैसे नहीं मिले और उन्होंने भी मजीद खाना देने से इनकार कर दिया। ये किंगफिशर एयरलाइन और विजय माल्या के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। इस दौरान फ्लाइट्स में पैसेंजर्स के लिए खाने की शॉर्टेज होने लगी और एक मौके पर फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अपना खाना भी पैसेंजर्स को ऑफर किया। इसके बाद वो दिन भी आ गया जब किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ की सैलरीज भी बंद हो गई। उनको उम्मीद दिखाई गई कि कंपनी जल्द ही नुकसान की चुकाई करके सबको सैलरीज देगी। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए लेकिन किसी को सैलरी का $1 भी नहीं मिला। स्टाफ ने प्रोटेस्ट किए लेकिन वादों के सिवा कुछ नहीं मिला। अफसोस की बात यह थी कि जब ये सब कुछ चल रहा था, 900 एम्प्लॉइज को 6 महीनों से सैलरीज नहीं मिली थी, उसी वक्त विजय माल्या एक फार्मूला 1 टीम और क्रिकेट टीम चला रहे थे। बेशक उस वक्त किंगफिशर एयरलाइन के पास पैसे नहीं थे, लेकिन विजय माल्या के पास थे। उसके शाहाना लाइफस्टाइल में किसी किस्म की कमी नहीं आई और ये सब जब किंगफिशर के एम्प्लॉइज देखते तो उनका खून मजीद खोलने लगता। इसी बीच मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स ना देने पर 2 मरतबा किंगफिशर एयरलाइंस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए। 2012 की शुरुआत में किंगफिशर के आधे से ज्यादा जहाज ग्राउंड हो गए और ये अपना टॉप इंडियन एयरलाइन का टाइटल भी खो बैठी। अक्टूबर 2012 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और ये किंगफिशर एयरलाइन का आखिरी दिन था। विजय माल्या ने 17 इंडियन बैंक से टोटल 9,000 करोड़ रुपयों का लोन लिया था। इनमें से ज्यादातर पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा था, यानी ये अवाम का पैसा था। लोन वापस ना मिलने पर बैंक्स ने विजय माल्या के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें बताया गया कि विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है, यानी उसने जानबूझकर बैंक से तब लोन लिया जब उसको मालूम था कि उसकी एयरलाइन डूब रही है। इस सारे मामले को लेकर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इंक्वायरी की, जिसमें यह मालूम हुआ कि लोन लेते वक्त विजय माल्या ने फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैंक से लोन लिए थे और इन्वेस्टिगेशन में इस चीज के भी सबूत मिले कि जो पैसा किंगफिशर एयरलाइन को बचाने के लिए लिया गया था वो असल में उसने अपनी पर्सनल लग्जरीज और यूबी के दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ये सारी बातें तो रही एक तरफ, दूसरी तरफ विजय माल्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा तब मजीद बढ़ गया जब उसने इन हालात में भी अपनी 68th बर्थडे गोवा में बड़ी शान के साथ सेलिब्रेट की, जिसमें फेमस सिंगर एनरिके इग्लेसियस को बुलाया गया।
इस पार्टी में होने वाले दूसरे खर्चे हटाकर एनरिके की कॉर्पोरेट इवेंट में आने की फीस ही सिर्फ $1.5 मिलियन थी। यानी एक अंदाजे के मुताबिक इस पार्टी में होने वाले खर्चे का सिर्फ 20% देकर वो कम से कम अपने एम्प्लॉयज की 6 महीने की सैलरी पे कर सकता था, जो उस वक्त बड़ी मुश्किल में थे। जब विजय माल्या के खिलाफ इंडिया में लीगल कार्रवाई शुरू हुई तो वो 2016 में इंडिया छोड़कर यूके चला गया। इंडियन अथॉरिटीज ने उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया और उनके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन के लिए यूके गवर्नमेंट के पास रिको वापस लाया जाए ताकि उसका ट्रायल इंडिया में हो सके। यूके कोर्ट्स में एक्स्ट्राडिशन केस काफी लंबा चला, लेकिन दिसंबर 2018 में यूके कोर्ट ने डिसाइड किया कि विजय माल्या को इंडिया वापस भेजा जाए, जिस पर मलाया ने यूके कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। दूसरी तरफ इंडियन कोर्ट्स में विजय माल्या के खिलाफ इंसॉल्वेंसी के केस चल रहे थे और इसकी जजमेंट भी आ चुकी थी, जिसके तहत उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करने का ऑर्डर दिया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसके इंडियन और इंटरनेशनल एसेट्स को फ्रीज कर दिया ताकि बैंक्स को रिकवरी की जा सके। मलाया की लग्जरी कार्स, बेंगलोज और यूबी के कंपनी शेयर्स को ऑक्शन के लिए रखा गया। विजय माल्या ने कई बार इंडियन कोर्ट्स और बैंक से सेटलमेंट की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सेस नहीं मिली। किंगफिशर एयरलाइंस के कोलैप्स के बाद विजय माल्या का पब्लिक इमेज काफी खराब हो गया। उस पर मीडिया और लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया, स्पेशली क्योंकि वो यूके में लग्जरी लाइफ जी रहा था, जबकि इंडिया में उसके ऊपर कर्जा चुकाने का दबाव था। अभी तक विजय माल्या की लीगल टीम उसको बचाए हुए है, लेकिन इंडिया में उसको वापस लाने की कोशिशें अभी तक चल रही हैं।